गुड मॉर्निंग। तो आज क्लास थोड़ी लेट है, तो हम लोगों ने कल देखना स्टार्ट किया था आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम लोगों ने कल बात करना शुरू किया था आखिर है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इतना डिबेट क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और क्या इसका फ्यूचर क्या है, इसका रोड मैप क्या है, आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोगों को एक एक करके यहाँ पर समझनी थी। तो हमने कल बताया कि आर्टिकल 44 एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए स्टेट को डायरेक्शन देता है, लेकिन वो कहता है कि स्टेट ऐसा कोशिश करेगा, यानी राज्य जो है यह जरूरी नहीं है कि यह लाएगा ही लाएगा, राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। तो एंडेवर करने की बात यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जो हमारी सोसाइटी है उसका नेचर काफी हद तक रिलीजियस है। बहुत से हमारे सोशल लाइफ के प्रैक्टिसेस जो हैं, जो सोशल लाइफ के बिहेवियर हैं, कंडक्ट हैं, वो भी हमारे रिलीजियस फेथ के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। और ऐसे में अगर सोशल लाइफ के प्रैक्टिसेस में कोई चेंजेस किए जाते हैं मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ के द्वारा, तो एक रेजिस्टेंस सोसाइटी के लेवल पर दिखाई दे सकता है जो कि उसको एक्सेप्ट न करे, और ये बहुत नेचुरल है। ऐसे में हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जरूरी है। आप में से कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोधी नहीं हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतना बड़ा डिबेट नहीं हुआ होता। जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बिल्कुल एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न भी होना चाहिए और स्टेट को इसके लिए एफर्ट करना भी चाहिए। वहाँ पर के.एम. मुंशी जैसे स्कॉलर्स का ये भी मानना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि एक रिलीजन और पर्सनल लॉ में डाइवोर्स होना चाहिए। धर्म अलग चीज़ है और व्यक्तिगत जो कानून है, जिन्हें आप पर्सनल लॉ कहते हैं, जो पति पत्नी के रिश्ते, अभिभावक बच्चों के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, ये जो रिश्ते होते हैं इनको डिफाइन करने वाले जो लॉ होते हैं जिन्हें हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उन पर्सनल लॉ के संबंध में के.एम. मुंशी का ये कहना था कि इनके बीच धर्म और व्यक्तिगत कानून वह एक दूसरे से अलग कर देने चाहिए। और उसकी वजह जो थी वो हम लोगों ने बात किया हुआ था। हमने बताया था कि असल में जो दिक्कत थी वो दिक्कत ये थी कि जो हमारा पर्सनल लॉ है वो जो धर्म के आधार पर गढ़ा गया है, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो एक प्रेजेंट करते हैं और विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट हैं, विमेन के जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट हैं। और ऐसे में अगर पर्सनल लॉ के थ्रू विमेन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो यह उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी मॉकरी होगी हमारे मॉडर्न सोसाइटी और सिविलाइजेशन पर, जिस पर हम गर्व करते हैं कि हमने धीरे 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 उन ओल्ड फैशन जो सिस्टम्स थे उनमें चेंजेस हमने लाए। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, परंपराएं अमूल्य निधि होती हैं, एक ट्रेजर के रूप में होता है। जो आपके ट्रेडिशंस हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके जो रिलीजियस वैल्यू हैं वो केवल कर्मकांड नहीं है, वो कोड ऑफ कंडक्ट भी है। धर्म की आलोचना करना यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। धर्म तो बहुत ही नेक चीज है। धर्म नैतिक आचार संहिता होते हैं जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन हमारे समाज में धर्म की व्याख्याएं यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने किया और अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किया है। जिनको हमने भगवान का दर्जा, अल्लाह का दर्जा, गॉड का दर्जा दे दिया है, उनके अपने लिमिटेशंस थे। उन्होंने जिस समय वह जन्म लेते हैं उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने देखा। आज आप बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज से अगर आप 500 साल पहले जन्म लिए होते तो शायद आपकी सोच अलग तरीके की होती। शायद विमेन को लेकर आज आपकी सोच में जो बदलाव आया है वो बदलाव नहीं होता। आप खुद सोच कर देखिए, 10 साल पहले तक ट्रांसजेंडर यानी किन्नर यानी हिजड़ा जिन्हें आप मानते हैं, उनको लेकर आपकी सोच क्या रही। आज धीरे धीरे समाज उनको स्वीकार कर रहा है। हम कहते हैं कि पुराना जो समाज था हमारा बहुत बेहतर था। हम कहते हैं कि नया समाज बहुत सी विसंगतियों का शिकार है। कोई भी समाज एब्सोल्यूट नहीं होता है। पुराने समाज की जब रूढ़ियाँ
वह हमारे लिए वह सभ्यता के प्रतिकूल हो जाती हैं, मानवता विरोधी हो जाती हैं, तो समय आ जाता है उन्हें दूर करने का। और अगर वर्तमान की कुछ परंपराएं, कुछ नियम कायदे, वर्तमान के कुछ रूल और रेगुलेशन वो हमें मानवता विरोधी रखते हैं, तो जरूरत पड़ती है उनको भी बदलने की। तो कल भी समस्या थी, आज भी समस्या है, कल भी अच्छाइयाँ थी, आज भी अच्छाइयाँ हैं। समाज कुछ ऐसे ही चलता रहता है, कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं, कुछ नई समस्याएं आती हैं, उनको दूर करते हैं, एक नए बेहतर समाज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फिर से कुछ नई समस्याएं आती हैं। तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, इनके बीच में जब तक सिनर्जी नहीं होगी, जब तक इनको हेल्दी तरीके से एक दूसरे से क्लब नहीं किया जाएगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। इतनी बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो बड़े सेंसिटिव से मुद्दे हैं। इन पर कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ समझाना वो हमेशा से मुश्किल रहता है, क्योंकि हम एक रिजिड मेंटेलिटी के साथ इनको इंटरप्रेट करते हैं और ये चीज़ें एग्जाम हॉल में आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप सही तरीके से डील नहीं कर पाते, या फिर इंटरव्यू में जब आप जाते हैं और वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कन्विंस नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को और आप अपने ही प्रश्नों में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो कल हमने बताया कि असल में सिविल कोड की बात की जा रही है, सिविल लॉ जो होते हैं उनको यूनिफॉर्म करने की बात चल रही है। जिस तरीके से क्रिमिनल लॉ वह सभी रिलीजियस ग्रुप्स के लिए एक जैसा इम्पैक्ट डालता है, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, अगर आईपीसी की धारा 302, 302 वह लागू होती है, 307, 326, 299 कल्पेबल होमिसाइड, अगर ये लागू होता है तो सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि इसका इंटरप्रिटेशन हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग होता है, ये सबके लिए होता है। ठीक उसी तरीके से सिविल जो लॉ हैं वो भी यूनिवर्सलाइज होने चाहिए, वो भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। उनमें भी जो पब्लिक रिलेशन होते हैं उनको डील करने वाले जो सिविल लॉ हैं वो यूनिवर्सल है। प्रॉपर्टी लॉ यूनिवर्सल है, लेबर लॉ यूनिवर्सल है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूनिवर्सल, सबके लिए है। लेकिन जो पर्सनल लॉ है आज तक वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। ये जो पर्सनल लॉ हैं ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अपने अपने रिलीजियस फेथ पर आधारित हैं और इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? तो ऐसे में ये यहां पर देखा जाता है कि ये जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं ये अभी भी अपने आप को खुद से चेंज नहीं किए हैं। इनकी बहुत से पर्सनल लॉ के प्रैक्टिसेस वह विमेन के अगेंस्ट हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, नॉन डेमोक्रेटिक हैं और वो मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जरूरत इसलिए इस बात की होती है कि ऐसे जो पर्सनल लॉ के प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज किया जाए, उनको बदला जाए। हमने कहा कि क्या हमारे संविधान के माध्यम से इसमें बदलाव की कोई कोशिश की गई, तो निश्चित रूप से बदलाव की कोशिश की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट बनाया गया आर्टिकल 44 के थ्रू। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पर बताया कि ये व्यक्तिगत कानून धर्म पर आधारित है, लेकिन अमूमन जो है प्रायः ये जनरली ये देखा जाता है कि यहाँ पर पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मकता के लक्षण, ये फीचर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, पैट्रियार्की के फीचर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध देखे जाते हैं। इनमें से बहुत से प्रोविजन अगेंस्ट विमेन देखे जाते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर यह देखा गया आज़ादी के बाद, यह लगातार कोशिश किया गया कि इनको चेंज किया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो पहला जो एफर्ट किया गया था उसे हिंदू कोड बिल के रूप में देखा गया, और हिंदू कोड बिल जो हैं वो जब लाए गए तो वहाँ पर हमने कहा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। वहाँ पर विवाह जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम है, लाया गया, या इसी तरीके से यहाँ पर वह जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसको लाया गया। बहुत से लॉ लाए गए यहाँ पर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यहाँ पर लाया गया।
हिंदू मैरिज एक्ट लाया गया, इंटरफेथ मैरिजेस को जो है अलाउ किया गया, इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया गया, डाइवोर्स को अलाउ किया गया, राइट टू मेंटेनेंस विमेन को दिए गए, ऐसे तमाम यहाँ पर देखे गए। हमने बताया था कि इसके पीछे वजह थी कि केवल मेजॉरिटी को हमने अगर इसमें उसके पर्सनल लॉ में अगर चेंजेस कर रहे थे तो पर्पस था कि माइनॉरिटीज़ के अंदर साइकोलॉजिकल फियर खत्म किया जाए और यह बताया जाए कि अगर मेजॉरिटी में चेंजेस किए जा सकते हैं तो आप लोगों को भी ऐसे चेंजेस के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहिए। 1985 में हमने कहा साहबानो केस आया, और साहबानो केस जो आया 1985 में, वहाँ पर सीआरपीसी का जो सेक्शन, वहाँ पर सीआरपीसी का सेक्शन 125 इसको बेसिस बनाकर राइट टू मेंटेनेंस की डिमांड की गई थी। यह मामला राइट टू मेंटेनेंस का था कि भरण पोषण का अधिकार किसको दिया जाए। तो भरण पोषण का अधिकार साहबानों ने अपने पति से मांगा हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार के कानून ने यहाँ पर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू मेंटेनेंस को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर एक कानून बनाया गया मुस्लिम महिलाओं के लिए, और यहाँ पर जो है उसके माध्यम से यह जो निर्णय था इसको निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है वह कानून जो बनाया गया था, मुस्लिम विमेन डाइवोर्स प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर बोला गया था, मुस्लिम विमेन तलाक के अधिकार से संरक्षण, तलाक के अधिकार से संरक्षण अधिनियम, तलाक के अधिकार से संरक्षण अधिनियम 1986 ये लाया गया, और उसके जरिए जो है सीआरपीसी की जो धारा 125 थी वो मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं मानी गई। फिर तीसरा एक बड़ा केस आया जो सरला मुदगल केस के रूप में था, और सरला मुदगल केस 95 का काफ़ी फेमस रहा, क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी, यह जो है वह आर्टिकल 25 या 26 के तहत रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर यूसीसी लाया जाएगा और अगर कोई कहता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी इससे, तो यह गलत कहना है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी लाई गई और यहाँ पर बोला गया कि यूसीसी एक रिलीजियस इशू नहीं है, इसको रिलीजियस कलर देने की ज़रूरत नहीं है, यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, यह जेंडर जस्टिस से जुड़ा हुआ सामाजिक मुद्दा है, यह लैंगिक न्याय से, जेंडर जस्टिस से एसोसिएटेड एक सोशल इशू है, सामाजिक मुद्दा है। यह सामाजिक सुधार के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह प्रोग्रेसिव सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत यहाँ पर मायने रखता है। 2016 में सायरा बानो केस भी आया और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूसीसी के इम्पोर्टेंस को फोर्स किया। ये ट्रिपल तलाक का फेमस केस था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि यूसीसी की दिशा में प्रयास होने चाहिए, यूसीसी की दिशा में प्रयास होने चाहिए। ये 2016 में भी बोला गया था। फिर गोवा का भी एक मामला आया हुआ था और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को एक साइनिंग एग्जाम्पल जो है यूसीसी का बताया। यहाँ पर एक चीज़ आपको जो समझना जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, यानी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र को और कुछ राज्य को दी गई है, जिन पर केंद्र अपनी शक्तियों पर अपना कानून बनाएगा, राज्य अपने विषयों पर अपना कानून बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जो दोनों के होते हैं, यानी जहां पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और जहां राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यहां पर गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी अभी लागू है, एकमात्र राज्य जहां यूसीसी देखा जाता है। यानी अगर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो अपने अपने यहाँ यूसीसी ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ला ही सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक नहीं लाई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एक स्टेट है गोवा जहां यूसीसी जो है वह लागू हुआ दिखाई देता है। तो अब सवाल ये है यहाँ से कि आखिर यूसीसी का इम्पोर्टेंस क्यों है, यूसीसी का महत्व क्यों है और क्यों इस पर इतना डिबेट हो रहा है।
तो हमने कहा कि अगर पॉइंट्स में इन चीज़ों को बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यह जेंडर जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह लैंगिक समता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह रिलीजियस इशू नहीं है, यह सोशल इविल्स को दूर करने का, बैड सोशल प्रैक्टिसेस को दूर करने का यह एक तरीका है। तो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध है, हमें इस चीज को समझना है। तो ये जो है लैंगिक समता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप यहां सरला मुदगल केस में जो कोर्ट ने कहा है वो रेफरेंस में दे सकते हैं। दूसरा, ये इसलिए भी जरूरी है कि हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता। जब कानून सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया जा सकता है। हमने जब एक ऐसे सोसाइटी को इमेजिन किया है जहां विधि के समक्ष समानता होगी तो प्रॉब्लम क्या है। आज जरूरत इस बात की है कि आज हम जो है आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को सामाजिक स्तर पर, सोसाइटी के लेवल पर क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को के आधार पर समाज को परिवर्तित करने की जरूरत है। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एक टूल के रूप में यूसीसी को देख सकते हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर सामाजिक रूपांतरण कर सकता है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और एक इक्वालिटी पर बेस्ड सोसाइटी के लिए यूसीसी क्या है, बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है कि एक सेकुलर नेशन में एक सेकुलर लॉ होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो पर्सनल लॉ है वो रिलीजियस लॉ के रूप में देखे जाते हैं। तो ये हमारे सेकुलरिज्म पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पंथ निरपेक्ष देश और पंथ निरपेक्ष कानून होने चाहिए, सेकुलर नेशन एंड सेकुलर लॉ। तो पंथ निरपेक्ष कानून यहां पर नहीं है। अगर हम यहां पर यूसीसी लेकर आते हैं तो रिलीजन का जो मिसयूज होता है, धर्म के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। जो आज यहां पर देखा जा रहा है कि रिलीजन को वोट बैंक की राजनीति के आधार पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस एक टेंडेंसी पर रोक लगेगी। यह वोट बैंक का पॉलिटिक्स क्या है, उस पर यहां पर रोक लगेगी, क्योंकि यूसीसी को कुछ लोग लागू नहीं करने देना चाहते हैं, और जो लोग ऐसा चाहते हैं वो डराते हैं, माइनॉरिटीज को खासकर डराते हैं कि यूसीसी जब आएगा तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। असल में ऐसा एक मैसेज स्प्रेड हुआ है कि समान नागरिक संहिता यानी व्यक्तिगत जो कानून अलग अलग धर्मों के हैं तो सब कुछ बदल जाएंगे और हिंदू सोसाइटी की ही चीजें या मेजॉरिटी की चीजें जो हैं वो हमारे ऊपर थोप दी जाएंगी। यानी जो शादी का तरीका है, जो तलाक का तरीका है, जो यहाँ पर वह विवाह के अलग अलग रूप हैं, वो सब यहाँ पर बदल के रख दिए जाएंगे, और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो बेसिक आइडेंटिटी है वो कोलैप्स कर जाएगी। यह इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम है कि यूसीसी कैसा होगा। अभी तो ये आगे फ्यूचर की बात है। जब एक बार सोसाइटी कन्विंस होती है कि हाँ हमें यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ना है, तब तो ये क्लियर हो कि यूसीसी में क्या क्या प्रोविजन किस किस तरीके से होंगे। लेकिन सवाल यहाँ तो जो कंसेप्ट ऑफ यूसीसी है उसी पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि हमें ये कंसेप्ट ही एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसकी वजह वह कोई रेशनल माइंड नहीं है, बल्कि इसकी वजह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इसलिए बहुत जरूरी है यूसीसी आए, और अगर ऐसा होता है तो इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर, ये रिलीजियस और कम्युनल पॉलिटिक्स पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। लेकिन यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या ऑब्स्टेकल है, आखिर यूसीसी जो है वो क्यों लागू नहीं हो पा रही है जब इतनी जरूरी महसूस की जा रही है। तो यूसीसी के क्रियान्वयन में बाधाएं क्या हैं, इनको एक एक करके यहां पर समझते हैं। पहली चीज समझिएगा, इंडिया की जो सोसाइटी है वो बड़ी डाइवर्स सोसाइटी। डाइवर्स सोसाइटी होने की वजह से जो पर्सनल लॉ हैं वो अलग अलग तरीके के इंडिया में देखे जाते हैं, और ये केवल रिलीजियस डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप में डिफरेंसेस नहीं है, विद इन रिलीजियस ग्रुप जो है ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे कुछ चौंकाने वाली चीजें समझिए, आप साउथ इंडिया और हिंदुओं को देखिए। साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं उनमें
जो बहन की बेटी के साथ शादी करने का बड़ा प्रचलन है। बहन की बेटी के साथ शादी करने का, यानी वहां पर जो ममेरी बहनों का जो विवाह होता है वो वहां पर बेहतर माना जाता है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली चीज नॉर्थ इंडिया के लिए हो सकती है कि मतलब वहां पर शादियां इतने नजदीक भी हो सकती हैं। नॉर्थ इंडिया में 4 गोत्र का नियम काम करता है। जो यहाँ पर बोला जाता है सगोत्र का नियम, कि यहाँ पर हिंदू सोसाइटी जो है 4 पीढ़ियों तक गोत्र के अंदर शादी नहीं करेगी। ये नियम नॉर्थ साउथ इंडिया में लागू नहीं होता है। यानी हिंदू सोसाइटी में ही एक डिफरेंसेस वहां पर और यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुस्लिम सोसाइटी में बहुत से रिचुअल्स जो हैं सियाओं में और सुन्नियों में आपको अलग देखने को मिलेंगे, अहमदिया में अलग देखने को मिलेंगे, अलग अलग लोगों में अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो कैथोलिक का अपना प्रैक्टिस है, प्रोटेस्टेंट का अपना अलग प्रैक्टिस है। जैनिज्म में देखिए दिगंबर श्वेतांबर के रूप में डिफरेंसेस वहां पर है, या बौद्धिज्म में देखिए बौद्धिस्ट में भी वहां पर महायान हीनयान और अलग अलग तरीके के रीजनल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी देखे जाते हैं। तो वहां आप कई जगह पर देखेंगे कि ये जो व्यक्तिगत संबंध हैं इनके तौर तरीके भारत में एक जैसे नहीं। अब सवाल ये है कि अगर हमें पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म करना है तो कैसे यूनिफॉर्म करें। अगर ये नियम हमें बनाना है कि चलिए ठीक है शादियां किनसे की जा सकती हैं, अगर हमें इसके लिए नियम बनाना है तो यूनिफॉर्म लॉ में कोई तो प्रोविजन करना होगा। अब अगर आप बनाते हैं हिंदू सोसाइटी के हिसाब से कि 4 गोत्रों के ही अंदर 4 गोत्रों के अंदर विवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर 4 पीढ़ियां जो हैं और मतलब सगोत्री विवाह नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि मुस्लिम सोसाइटी में ये प्रैक्टिस रही हो और वो वहाँ पर उसको जस्टिफाइड करते हो, सही भी मानते हो। आप कोई क्लेम तो नहीं कर सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो एब्सोल्यूट है, सबसे बेहतर है। दक्षिण भारत के जो हिंदू हैं वो कहेंगे हिंदू तो हम भी हैं, हम भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का नियम आपके यहाँ के नियम में अंतर है, हम आपकी बात क्यों माने। तो पहली प्रॉब्लम है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पर वह एक यूनिफॉर्म जो फीचर है वो नहीं आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वह इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी, यानी भारतीय समाज की विविधता ही वह यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन रही है। हम धर्म, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर अलग अलग हैं, इसलिए कोई एक जनरल जो है कंसेंसस यहाँ स्टेब्लिश नहीं हो पाता। यहाँ आम सहमति इससे रिलेटेड नहीं बन पाती है और यही वजह है कि यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, पर्सनल लॉ, यूसीसी की जब भी बात होगी तो यह ध्यान रखिएगा ये व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में है, क्योंकि अदर जो लॉ हैं वो यूनिफॉर्म हो चुके हैं। क्रिमिनल लॉ, सिविल, अदर सिविल लॉ वो यूनिफॉर्म है, केवल पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो पर्सनल लॉ है ये मैटर ऑफ फेथ होते हैं, ये आस्था का विषय होते हैं, और जो मैटर ऑफ फेथ होता है ना उसको बदलना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या है, एनी टाइप ऑफ चेंज जो है वह एक रेजिस्टेंस सोसाइटी में क्रिएट करती है। किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध, किसी भी प्रकार के बदलाव का विरोध वह सोसाइटी में देखने को मिलता है। तीसरी और बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखी जा रही है कि माइनॉरिटीज जो हैं इसे अपने आइडेंटिटी और कल्चर पर थ्रेट के रूप में देखते हैं। यानी अल्पसंख्यकों का यह मानना है कि ये मेजॉरिटेरियन एजेंडा है, और चूंकि आज के समय में यह जो रूलिंग गवर्नमेंट यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट बीजेपी है, उसकी गवर्नमेंट होने की वजह से ये फियर और ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स रहा है वह हिंदुत्व पर आधारित रहा है, और वहां पर कई बार ये मैसेज जो है माइनॉरिटीज को जाता है कि ये जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स है यह हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए है। तो अल्पसंख्यक जो हैं वह आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार होते हैं और अपने संकट वो मानते हैं कि ये उनके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है, ये इसे अस्तित्व पर खतरा मानते हैं कि यह उनके एग्जिस्टेंस पर यहाँ थ्रेट क्रिएट कर रहा है, और यहीं से रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। यह जो यहाँ फीलिंग है
यह धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देता है और यहीं पर धार्मिक और जो अन्य राजनीतिक संगठन है उनकी भूमिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राजनीतिक और धार्मिक संगठन एक निगेटिव रोल प्ले करते हैं और वे इस चीज को और एग्जरेट करने की कोशिश करते हैं, इस थ्रेट को और ज्यादा जो है ये मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब प्रॉब्लम तो शायद हम दूर कर सकते हैं। हमारे लिए वह ये सारी चीजें इतनी इशू नहीं है। मतलब क्यों नहीं है प्रॉब्लम, कि जैसे हमने कहा कि रीजनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस हैं और इसलिए पर्सनल लॉ अलग अलग है। सवाल पर्सनल लॉ के तौर तरीकों को बदलने की नहीं है, सवाल पर्सनल लॉ में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको इंसर्ट करने की है। शादियां आप कहीं भी किस भी रूप में करें, तलाक कैसे भी देना चाहे, दे, संपत्ति का बंटवारा, सवाल ये है कि जो भी पर्सनल लॉ हैं वो विमेन के अगेंस्ट न हो, वो बच्चों के अगेंस्ट न हो, वहां पर वह मेल डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ये केवल बदलाव की बात की जा रही है। ये कहीं नहीं बोला जा रहा है कि अगर हिंदू रिलीजन है तो वहां पर जो 7 जो है फेरे लगाए जाते हैं अब वही इस्लाम में भी होगा और क्रिश्चियनिटी में भी होगा। यूसीसी इस चीज के लिए नहीं है। यूसीसी का मकसद ये नहीं है कि एक जैसा कानून बना देना, बल्कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं समान रूप में हर धार्मिक समूह में व्यक्तिगत कानून लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों पर आधारित होने चाहिए। यानी यूसीसी वह एक राइट बेस्ड अप्रोच है, यह रिचुअल्स में चेंजेस लाने का कोई जरिया नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना होगा। केवल और केवल यूसीसी का मकसद वह विमेन राइट को प्रोटेक्ट करना है, रिचुअल्स को चेंज नहीं करना है। हिंदू 7 फेरे लगाएंगे और मुस्लिम वहां पर कबूल 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 करेंगे, इससे अलग यहाँ पर जो है वह कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें एज इट इज सबकी बनी रहेंगी, लेकिन जो राइट है, जो अधिकार है, उसमें बदलाव आएगा। लेकिन सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट जो विषय रहा है वो क्या है? आप में से किसी से भी पूछा जाए कि यूसीसी क्या है, तो हमने कहा आपको नहीं मालूम है यूसीसी क्या है, और इसमें आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज तक किसी सरकार ने कोई भी ड्राफ्ट दिया ही नहीं, क्लियरिटी ही नहीं है कि आखिर यूसीसी में क्या होगा। तब तो लोग डराएंगे और लोग डरेंगे और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ेगा। भाई अगर हमारे पास यूसीसी का एक ड्राफ्ट पेपर आ गया कि यूसीसी लागू किया जा रहा है, ये नियम सभी रिलीजन पर लागू होंगे, तो हमारे पास क्लियरिटी होगी। अब उसके कौन से इशू हमको अपोज करने, कौन से नहीं, ये अलग मुद्दा है, हो सकता है उस पर भी विरोध हो, लेकिन एटलीस्ट वहां पर अगर ये आ जाएगा तो वो मुद्दे जो डराते हैं, जो यहाँ पर लोगों में ये मैसेज देते हैं कि हमारे रिलीजन को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो चीजें तो खत्म हो जाएंगी। तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूसीसी की स्पष्ट रूपरेखा यानी आउटलाइन जो है वह नहीं है, कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर क्लियर कट फ्रेमवर्क जो है वह नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है और यही वजह है कि इसके प्रोविजंस को लेकर एक डायलमा हमेशा बना रहता है, प्रावधानों को लेकर दुविधा बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि चूंकि यह कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यह समवर्ती सूची का विषय है, तो अगर इसे यूनियन गवर्नमेंट लाना चाहती है तो ऐसे में एक सिनर्जी चाहिए, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय चाहिए। और अभी भी हम देखते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच तमाम टकराहट होते रहते हैं। अगर ये मिलकर नहीं करेंगे तो यूसीसी सही मायने में अगर कोऑर्डिनेशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होगा तो ये लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए जब सजेशन देने की बात आती है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड वह कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पहली चीज होनी चाहिए एक फेथ क्रिएट होना चाहिए सभी कम्युनिटी में कि भाई ऐसा है कि यूसीसी का मकसद आपके धर्म को बदलना नहीं है, यूसीसी का मकसद वह महिलाओं को अधिकार देना है, महिलाओं को न्याय दिलाना है, सामाजिक सुधार करना है। हमें पहले उनमें वह भरोसा लाना होगा। तो सभी जो कम्युनिटी हैं, सभी जो समुदायों और वर्गों में हमें भरोसा पैदा करना होगा, वह ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक विश्वास की भावना होनी चाहिए। हमें यहाँ पर पहले एक क्लियर कट प्रारूप, एक
फ्रेमवर्क पहले तो बना देना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, फिर उस पर हेल्दी डिबेट डिस्कशन करना चाहिए और जो इनपुट्स आए उनके अकॉर्डिंग जो है फिर यूसीसी को वह सही तरीके से लाना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। दूसरा, यहाँ पर यह ध्यान यहाँ पर तो और स्वस्थ पर चर्चा के बाद आम सहमति निर्मित करें, जो जो प्रोविजन सभी लोग मानते हैं और पहले उसको यहाँ पर किया जाए। दूसरा, हम इसे फेज वाइज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसे चरणबद्ध रूप में लागू कर सकते हैं। फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करने की क्या मतलब है कि पहले हम चाहें तो शुरुआत में इनिशियली इसको हम वॉलेंटरी फॉर्म दे दें, प्रारंभ में स्वैच्छिक रूप दे दें कि भाई ठीक है, अगर आप जो है इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं करना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए। जो भी यूसीसी को मानना चाहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई फोर्स नहीं होगा। ये हमारा ड्राफ्ट है, ये रूल है, जो इसको डिक्लेयर करेगा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये नियम कानून उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। मान लीजिए, और ऐसा तो है नहीं कि केवल किसी रिलीजन विशेष में एक्सप्लॉइटेशन होता है। अभी आप देखते हैं कई धर्मों में, कई समूहों में, आपने एक शायद आयशा का भी इशू देखा होगा। गुजरात में एक लड़की जो साबरमती जो रिवर फ्रंट था वहाँ पर मरने के पहले जिसने अपने माँ बाप से एक फोन भी किया था, बात भी किया था और यह बताया भी था कि पति ने किस तरीके से उसका शोषण किया है और इतना हरेस कर दिया है कि उसे मौत को गले लगाना पड़ रहा है। तो एक कम उम्र की बच्ची और उसने अपने जीवन में अच्छा खासा संघर्ष किया। बताने वाले बताते हैं, घर वाले बताते हैं कि पढ़ने में बहुत तेज थी, बड़े सपने थी, बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन जो इस तरीके के सिचुएशन है उन सिचुएशन ने उसको मजबूर कर दिया इस तरीके का कदम उठाने के लिए। यहाँ पर कई बार जो आजकल ये टेंडेंसी बढ़ी है सुसाइड और इस तरीके की चीजें, इनमें कई बार जरूरी नहीं है कि वहां पर वह पुरुष की ही वह गलती हो। ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ, कई बार जो पुरुष भावनाएं वो आहत हो जाती है, तो वहां पर ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि हर जगह वहां पर आज महिलाएं भी कई जगहों पर पुरुषों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं, मेंटली कम से कम टार्चर तो करती हैं। लेकिन सवाल इस चीज का है कि इन जनरल जब हम बात करते हैं सोसाइटी के लेवल पे, हम इन जनरल बात करते हैं कि सामान्य रूप में किस तरीके की घटनाओं की अधिकता है। वहां पर अगर कंक्लूजन आप ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि जो पैट्रियार्की है वो खत्म नहीं हुई है, वह हमारे माइंडसेट में अभी भी बनी हुई है और इस पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से यह देखा जाता है कि यहाँ पर विमेन के अगेंस्ट वह डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती है। तो अगर कल को यूसीसी लागू होता है और वहां पर स्वैच्छिक रूप में इसको बाइंडिंग नहीं किया जाता है, कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और उनके बच्चियों के साथ उनके बच्चियों की शादी हुई और उनके पतियों ने उनके साथ कुछ गलत किया, तो चूंकि कानून बना हुआ था उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, राइट टू मेंटेनेंस के लिए उन्होंने अपील किया, वो अधिकार उनको मिला। तो अगर एक को अधिकार मिलता है, एक का जीवन बेहतर होता है, तो इसका डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट देखा जाएगा, प्रदर्शनकारी प्रभाव देखा जाएगा, उस कम्युनिटी के अदर मेंबर्स के अंदर यह भाव आएगा कि नहीं, ये कानून जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, यह इस सोसाइटी के लिए जरूरी है। तब कहीं जाकर हम इसको फाइनली जो है वह बाध्यकारी बना सकते हैं। तो बाद में धीरे धीरे हम इसको क्या कर सकते हैं, बाध्यकारी बना सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो था हमारा आर्टिकल 44। उम्मीद है कि ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब जो हम लोगों को अगले आर्टिकल की तरफ चलना है वो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45। तो हमें आर्टिकल 45 को देखना है। आर्टिकल 45 में 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया। उसके पहले आर्टिकल 45 का लैंग्वेज अलग तरीके का था और अब जो आर्टिकल 45 का लैंग्वेज है वो अलग तरीके का है। तो आर्टिकल 45 के लैंग्वेज में क्या चेंज आया है, अब इसको समझिए। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये तो था। ये जो प्रोविजन पहले था आर्टिकल 45 में, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के जो चाइल्ड हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा 2002 के पहले आर्टिकल 45 कहता था। लेकिन अब इसके लैंग्वेज में चेंज आ गया। क्यों?
क्योंकि ये वाला जो प्रोविजन था यहां से रिप्लेस करके आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब आर्टिकल 21A यह कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यह उनका मूल अधिकार होगा, तो ये वहां पर भेज दिया गया। तो यहां पर क्या किया गया, कहा गया यहां पे कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये तो पुराना वाला ही है कि यहाँ पर 14 ईयर्स तक जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन खुल गया है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको देख लेते हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है तो उसमें बोला गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके अर्ली चाइल्ड केयर के लिए वह सरकार के द्वारा काम किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि उनका ध्यान देखभाल भी किया जाएगा। तो आर्टिकल 45 में एक बेसिक चेंज इस तरीके का लाया गया। ठीक है, आइए 45 एक बार देख लेते हैं। छह से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। तो ये यहाँ पर देखिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा, अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन, दो चीजें बोली गई हैं कि 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक उनको चाइल्ड केयर और एजुकेशन। आखिर ऐसा क्यों बोला गया है, क्या इसके पीछे वजह है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं तो उनके बारे में ये कहता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में कि जब तक उनका 6 वर्ष कंप्लीट नहीं होता है, इनको बोलता है एक तो अर्ली चाइल्ड केयर यानी प्रारंभिक बाल्य देखभाल, अर्ली चाइल्ड केयर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख होना चाहिए, और दूसरी चीज यहाँ पर बोला गया है एजुकेशन कि इनकी भी एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। सवाल है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, आपको लगता है ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए या परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए? और अगर परिवार की जिम्मेदारी होनी चाहिए तो सोचिए राज्य को ऐसा क्यों बोला गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल आप करिए? कोई तो रीजन होगा, इसके पीछे रेशनैलिटी क्या है ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आखिर क्यों 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी यह यहाँ पर बोला जा रहा है? और ये जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं अभी डीपीएसपी में, हमने पहले ही कहा था, अपने ध्यान में रखिएगा, ये सब ऐसे में निबंध में बहुत कारगर आपके लिए होने वाले हैं। एक एक अनुच्छेद, एक एक उसके इंटरप्रिटेशन, सारी चीजें आपको वह ऐसे में बहुत बड़ा हेल्प करने वाली है। तो हमने कहा कि देखिए, आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो समझते हैं। आज के समय में हम इंडिया जो है वर्तमान में वह डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है। आपको मालूम होगा कि हम जनांकिकीय लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं, यानी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के इरा से गुजर रहे हैं। इंडिया जो है वहां पर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देख रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको डिपेंडेंट क्लास माना जाता है। वो अपने माँ बाप पर, अपने गार्जियन पर निर्भर होते हैं, काम करने वाले नहीं होते। 59 साल से अधिक उम्र के जो वृद्ध होते हैं उनको भी डिपेंडेंट क्लास माना जाता है कि वो भी निर्भर किसी पर होते हैं। 15 से 59 साल के बीच के जो लोग होते हैं उन्हें माना जाता है कि ये वर्किंग फोर्स है, यानी कार्यशील जनसंख्या है। तो जब कार्यशील जनसंख्या की बात आती है, वर्किंग फोर्स की बात आती है इंडिया में, तो बोला जाता है कि यह वर्किंग फोर्स हमारे यहाँ लगभग 64% यहाँ पर, लगभग जो है 64% यहाँ पर वर्किंग फोर्स है, ये काम करने वाले लोग। और इतनी बड़ी आबादी अगर आपकी काम करने वाली हो तो आपकी इकॉनमी दुनिया की सबसे वाइब्रेंट इकॉनमी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो कार्यशील जनसंख्या है इनमें से अधिकांशतः अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का मतलब ही होता है कि जहां पर वह अपने श्रम से कोई मूल्यवान वस्तु का सृजन नहीं कर सकते, यानी ये वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन अधिकांशतः ये क्या है? अकुशल हैं,
मोस्टली ये जो हैं अनस्किल्ड हैं, और इस वजह से हम अपने देश को दुनिया के सबसे वाइब्रेंट कंट्री के रूप में आज तक स्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर ये अपनी रियलाइजेशन, ये ताकत पहचान जाए, तो आने वाले 10 से 20 सालों में न ही अमेरिका इतना क्षमतावान हो सकता है और न ही चाइना कि वह इंडिया को काउंटर कर सके। इंडिया के पास इतनी अद्भुत क्षमता है, लेकिन अधिकांश आबादी हमारी वह नेशन के लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत काम नहीं कर रही। सवाल है कि क्यों ऐसा है? ये 64% आबादी हमारी अनस्किल्ड क्यों बनी है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उन लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिला, ये तो सरकार का दोष है। अब सवाल ये है कि अगर हमें जो है वह कुशल मानव संसाधन चाहिए, यदि कुशल मानव संसाधन, ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है, जो इंसान यहाँ पे हैं, अगर उनको कुशल बनाना है, स्किल्ड बनाना है, तो देखिए दो तरीके हैं सरकार की। आपने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, तो सरकार क्या कर सकती है? एक तो एजुकेशन जो सिस्टम है वो अपना देखे। तो सरकार पहले तो एक तो वयस्कों का, यानी एडल्ट जो हो रहे हैं उनका कौशल विकास करे, स्किल डेवलपमेंट करे। जो यहाँ पर वह एडल्ट हो रहे हैं, एडोलसेंट हो रहे हैं, उनका कौशल विकास करे। बड़े होते लोगों का कौशल विकास, बड़े लोगों के कौशल, जैसे आप लोगों में से अगर किसी का कौशल विकास करना हो तो क्या करना होगा? एक बिल्डिंग बनानी होगी, आप सभी लोग वहां आएंगे। जैसे आप कौशल विकास केंद्र देखते हैं, कई टीचर्स रिक्रूट करने होंगे, कई वहां पर तकनीक वगैरह रखने होंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना होगा, सारी चीजें करनी होंगी। तो जब अगर हम एडल्ट का स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये रहती है कि हाई इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर उच्च निवेश, आपको बहुत पैसा लगाकर यह स्किल डेवलपमेंट करना होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हम उनके एटीट्यूड को कहीं से भी चेंज कर पाए। इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन वह पूरे जोर शोर से देश में चलाया गया, लेकिन हमने कोई बहुत खास उसका रिजल्ट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष तक आते आते जो लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी, उनका एटीट्यूड रिजिड हो जाता है और उनके अंदर वह चीज़ों को सीखने और समझने और अपने को बदलने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसलिए इनका प्रतिफल, जो इनका रिटर्न है, वह रिटर्न बहुत कम होता है। प्रतिफल जो है वह कम होता है और निवेश ज्यादा लगता है। लेकिन अगर प्रारंभिक बाल्यकाल की बात करें, यानी अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग है। अगर आप प्रारंभिक बाल्यकाल में, अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चों पर ध्यान दें तो देखिए उसके रिजल्ट क्या होते हैं। हम केवल इसकी शुरुआत कर दें माँ के गर्भ से। हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जब वो वोम्ब में है, यानी भ्रूण अवस्था में, वह माँ के गर्भ में है, हम पहले वहीं से शुरू करें। माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में, यही है फ्यूचर ऑफ इंडिया, यह भारत का भविष्य है। तो पहली जो सबसे जरूरी नेसेसिटी होती है बच्चे की, वह है कि चूंकि 9 महीने वह अपने माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। तो अगर माँ हेल्दी रहेगी तो बच्चा हेल्दी होगा। माँ का स्वस्थ होना क्या है? वह स्वस्थ होना जरूरी है। पहले सबसे यहाँ पर ये है, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। यानी हेल्दी चाइल्ड अगर चाहिए तो माँ को क्या करना होगा? वहाँ पर करना होगा कि ध्यान रखना होगा छोटी छोटी चीज़ों का। और जैसा हमने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वह अलग अलग कॉम्प्लिकेशन माँ के लेवल पर आते हैं। ब्लड के लेवल पर हीमोग्लोबिन अगर कम है तो वहाँ पर अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। न्यूट्रिशन अगर कम है, वेट गेन अगर नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर होते हैं। मूड स्विच करते रहते हैं, स्विंग करते रहते हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक विमेन को फेस करना पड़ता है और ये अपने आप में एक बेहद टफ प्रोसेस। इसलिए यहाँ पर मैं जब भी बताता हूँ आप लोगों को, मेरा पर्पस होता है कि केवल एक यूपीपीसीएस की तैयारी करने के लिए, एसडीएम बनने के लिए ही चीज़ों को न देखा और पढ़ा जाए। सेंसिटिविटी डेवलप कीजिए आप अपने अंदर,
और सेंसिटिविटी का मतलब ये है, अमूमन मेरा जो बॉटम लाइन होता है वो ये रहता है कि आप सभी के साथ नेचुरल ट्रीटमेंट कीजिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। आप जो है महिला हैं तो उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार, पुरुष हैं अलग तरीके, ट्रांसजेंडर हैं, डिसेबल्ड हैं, अलग अलग व्यवहार कभी मत करा करिए। ये अदर ग्रुप्स जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। जैसे अगर कोई दिव्यांग बच्चा है और आप उससे सिंपैथेटिक होकर बात करते हैं तो वो फील करता है, आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन वो फील करता है कि ये मेरे ऊपर तरस खा रहे हैं, और वो तरस नहीं चाहता है। ट्रांसजेंडर बच्चे हैं या इस तरीके के कोई भी हैं, उनके साथ आपको इस तरीके का ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर यहां पर होना चाहिए, आपके अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप स्पेशल ट्रीटमेंट मत कीजिए किसी के साथ, लेकिन आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए उन क्लासेस के लिए जो एक अलग तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। तो वो डिसेबल्ड हैं, उनको लेकर हमारे अंदर रिस्पेक्ट होना चाहिए कि चलो इसके बावजूद ये बच्चा जो है वह कॉलेज आ रहा है, स्कूल आ रहा है, जीवन में लड़ाई लड़ रहा है, तो ये रिस्पेक्ट तो हमारा बनता है। उसी तरीके से हमने कहा कि विमेन या गर्ल्स जो हैं उनको लेकर आपके अंदर एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि नेचर ने ही कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दी गई। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ह्यूमन जनरेशन को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। अमूमन आज तक की हमारी सोसाइटी विमेन को फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन, जो फेमिनिस्ट बोलते हैं कि ये उत्पादन की कारखाना है कि बस केवल बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, हम उस रूप में, ये निगेटिव मेंटलिटी है। हम वहां पर उनके उस रोल को, हर एक इंसान का अपना रोल है, पुरुष महिला हर एक का अपना अपना रोल होता है, लेकिन उस रोल को हमें अप्रिशिएट करना सीखना होगा, रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। बहरहाल तो हमने कहा अगर आप ये सीखते हैं तो यकीन मानिए कि पहला तो हमारा स्टेप तब पूरा होगा कि एक स्वस्थ बच्चा होगा। अब इस स्वस्थ बच्चे के बारे में और कुछ चीजें यहां पर समझिए। असल में जो बच्चा होता है इसका जो विकास होता है भ्रूण से शुरू हो जाता है। कॉग्निटिव और जो इसके फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी इसकी शारीरिक और मानसिक विकास यहीं से शुरू हो जाती है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास। अगर बच्चा कम जो है, यहां पर आप कई घरों में कई लोगों से सुनेंगे कि वहां पर मां का हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा अगर नहीं रहा है तो कई बार बच्चे को फिजिकली, शारीरिक रूप में कई तरीके की डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। कई बार वह मेंटली रिटार्डेड वहां पर बर्थ लेता है, बहुत चैलेंज वहां पर होता है। स्टनिंग का, भारत सबसे बड़ा शिकार है स्टनिंग का, इसलिए मैक्सिमम हमारा पॉपुलेशन वहां पर, आप कई बार देखेंगे बच्चों को जन्म लेने के बाद कि बहुत बच्चे होते हैं लगातार बीमार होते हैं। आप बताइए कि अगर कोई बच्चा लगातार बीमार हो रहा है तो उसकी इफिशियंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी सोसाइटी में रहने की, क्या वो बढ़ेगी? वो घट जाएगी। आप पढ़ने में कितने तेज हैं ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आपका मूड कैसा है, और ये चीजें बचपन में ही डिसाइड हो जाती हैं। कैसे? शारीरिक और मानसिक जो विकास है इसके लिए एक कंडीसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर चाहिए, एक उपयुक्त दशा यहाँ पर चाहिए इसके लिए। और यह कंडीसिव एनवायरनमेंट क्या है? जो बच्चा जहाँ पर जन्म लिया, 1 साल 2 साल 4 साल, उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। जैसे कि एक बच्चा स्लम एरिया में जन्म लेता है और वहां गालियां सुन रहा है, आप उम्मीद करेंगे कि वह भगवत गीता का पाठ सभी को पढ़ेगा, कुरान की आयतें पढ़ेगा? वहां का जो सोशलाइजेशन है उसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा। तो हमें कंडीसिव एनवायरनमेंट अपने बच्चे को देना है जिससे कि उसका फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि उसको सही तरीके से ट्रेन किया जाए, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज वहां पर बढ़ाई जाए, मेंटल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, तब कहीं जाकर वह स्कूल और कॉलेज में जाएगा तो वहां पर वह सही तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम समझिएगा, ये आर्टिकल 45 क्यों जरूरी हो जाता है। आज के समय में आपको मालूम है कि वर्किंग मदर जो हैं और वर्किंग फादर हैं, दोनों लोग काम करने वाले हैं। माँ जो है और पिता दोनों बाहर काम कर रहे हैं, बच्चा अपने घर के अंदर है। अब वह अकेले किस तरीके से सरवाइव करता है, ये बड़ा मुद्दा होता है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है वे अपने यहाँ आया नैनी वगैरह लगा लेते हैं और उनको हाईली पेड करते हैं कि आप हमारे बच्चे का देखभाल करिए। लेकिन जिन मजदूरों के घरों में माँ बाप दोनों काम करने वाले हैं, बच्चा 2 साल का 3 साल का है, वे अपने बच्चे के साथ कैसे परवरिश करें।
इसके लिए प्रावधान किया गया है। आपने सुना होगा आंगनवाड़ी का, आपने सुना होगा क्रेच सिस्टम का। ये सिस्टम कहता है कि जहां भी अगर माँ बाप अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे को इन जगहों पर छोड़, तो सरकारों को सोचना पड़ेगा कि बच्चों की देखभाल कैसे हो। तो इसीलिए एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलाई जाती है। इसीलिए मिशन इंद्रधनुष, जो 7 टीके लगाने की बात, डिप्थीरिया, काला खांसी, इन सबसे रिलेटेड 7 टीके जो हैं वहां पर लगाए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ अदर स्टेट कर रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इन सब को ध्यान में, और अगर ये बोला जाता है कि यहाँ पर न्यूनतम निवेश है, यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सा खर्चा है? आपको न बिल्डिंग खड़ा करना है न कुछ, क्योंकि ये इनका जो स्किल है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि स्किल बिगेट्स स्किल, यानी कौशल से ही कौशल उत्पन्न होता है। स्किल बिगेट्स स्किल, कौशल से ही कौशल उत्पन्न होता है। ये यहाँ पर सबसे जरूरी है, कौशल से ही कौशल उत्पन्न होता है। यानी अगर इनिशियल लेवल पे आपने एक स्किल उसके अंदर इंड्यूस कर दिया, तो फ्यूचर में वो उसका स्किल हमेशा डेवलप होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर कौशल विकास किया जाए, कैसे? केवल देखभाल ही तो करना है कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास एक बेहतर दशा हम दे दें, तो न्यूनतम निवेश और उच्च प्रतिफल, यहाँ पर हाई जो है रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, वे अपने लाइफ में अच्छा काम करेंगे। इसीलिए सरकार के द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है। इसीलिए मिशन इंद्रधनुष जैसे यहाँ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर वह आंगनवाड़ी जैसे गतिविधियाँ देखी जाती हैं। ये सब यहाँ पर जो है यह देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आर्टिकल 45 हमसे क्या कहना चाहता है। क्लियर है? आर्टिकल 46 अब हम अगर यहाँ पर देखें, आर्टिकल 46 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 46 देखिए यहाँ पर क्या कहता है। ये कहता है द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो चीजों की बात है, शैक्षिक और आर्थिक हित, ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। यहाँ पर वीकर सेक्शन ऑफ पीपल डिफाइन नहीं है, कमजोर वर्ग में कोई भी हो सकता है, वह आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, वह सांस्कृतिक, किसी भी भाषाई रूप में, किसी रूप में अगर कोई कमजोर वर्ग है। एंड इन पर्टिकुलर, वीकर सेक्शन डिफाइन तो नहीं है, लेकिन वीकर सेक्शन का एक जो है भाग बताया गया, इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो है कमजोर वर्गों को उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और साथ ही साथ सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, हमारे यहाँ पर बहुत से समाज के कमजोर वर्ग हैं, और यह जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, अगर इनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक चीज समझे रहिएगा, आप देश और सरकार चलाने जा रहे हैं, आप अधिकारी के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आप अपने समुदाय के लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपने आप के लिए नहीं जा रहे। अभी आपको ये लगता है कि आप वहां पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, आप वहां पर जो है कैरियर स्टेबल करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। आप जब सिस्टम में पार्ट बनते हैं तो वहां पर यकीन मानिए कि अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत से लोग करप्शन कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम है वहां पर जाने के बाद आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेंसिटिविटी आनी ही आनी है। और वहां पर जो भी लोग काम करें उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत संवेदनशील हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। कई बार हमको क्या लगता है बाहर से बैठकर कि सिस्टम में सब लोग बिके हुए हैं, सब लोग करप्ट हैं और यूं ही चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे तब आप देखेंगे कि कई जगहों पर आप काम करना चाहते हैं लेकिन आप असहाय हैं, आप कमजोर हैं, चीजें इतनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। आप सोचिए कि रोजाना आप एक पुलिस अधिकारी हैं और रोजाना आपको हत्या की खबरें आ रही हैं, रोजाना आपको सुसाइड की खबरें आ रही हैं, रोजाना एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं और आप रोजाना डेड बॉडी देख रहे हैं। तो इतना आसान नहीं होता है अपने इमोशंस को हैंडल कर पाना और इन सारी चीजों को वहां पर मैनेज कर पाना। इनमें से बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं जहां आप कुछ कर भी नहीं सकते,
जिनको रोकने के लिए या जिनको करने के लिए, क्योंकि वो एक लंबे समय के रिफॉर्म का परिणाम होते हैं। अब अगर किसी घर में किसी महिला को जला दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस के कारण, तो वहां पर एक अधिकारी, वह संवेदनशील अधिकारी, वह परेशान होता है, वह उस परिवार के लोगों को वहां पर दंड तो दे देगा, लेकिन इससे समाज के अन्य वर्गों पर, अन्य लोगों पर कोई रोक नहीं लगने वाली। हो सकता है कहीं और इसी तरीके की महिला को जलाने की तैयारी चल रही हो, या किसी व्यक्ति को मारने की तैयारी, किसी कमजोर को दबाने की तैयारी चल रही हो, ये हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। तो ये यकीन मानिए कि व्यवस्था में जाने के बाद आपको बहुत काम करने को मिलने वाला है। ऐसे में आपको समझना होगा कि सोसाइटी में आपका जो ध्यान है वह किन पर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और किन पर होना, सब पे होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशल केयर होना चाहिए। और स्पेशल केयर कौन कह रहा है? ये हमारा आर्टिकल 46 कह रहा है कि आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा। और किस चीज का करना पड़ेगा? उन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का। क्यों? क्योंकि वो जो समाज का कमजोर तबका है ना, जिन्हें आप कमजोर मान रहे हैं, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है, कोई भी आर्थिक रूप में कमजोर है, ऐसे जो लोग हैं, अगर इन्हें आप समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनकी स्थिति में बदलाव हो, तो दो ही तरीके। आप उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों में क्या कर दीजिए, वह वृद्धि कीजिए और उनका शोषण से बचाव कीजिए। तो आर्टिकल 46 जो है यहाँ पर सोसाइटी के कमजोर वर्गों की बात करता है। यह समाज के कमजोर वर्गों के बारे में बात करता है। समाज के कमजोर वर्गों में भी कौन? तो इंक्लूडिंग SC ST, यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति को शामिल करते हुए इनके आर्थिक हित को कहता है कि बढ़ावा दिया जाए, और इनके शैक्षिक हित को, एकेडमिक जो एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की गई है। और दूसरा, इनका सामाजिक अन्याय, इनको सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जाए, सामाजिक अन्याय तथा शोषण से इनकी रक्षा, सामाजिक अन्याय तथा शोषण से इनकी रक्षा की जाए, इसका जो है यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत से प्रोविजन ऐसे हैं जो सरकार ने इस वजह से किया है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में भी है, आर्टिकल 16 में भी लिखा है, लेकिन रिजर्वेशन बेसिकली आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट को जो कहता है, यहां से वो निकला हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा SC ST एक्ट जो है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो है आर्टिकल 46 जो है यहां पर, तो ये उससे भी जुड़ा हुआ है। सरकार ने स्टैंड अप प्रोग्राम शुरू किया था, आपने सुना होगा। ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए, उनमें उद्यमशीलता का विकास करने के लिए। तो ये सब यहां पर जो है वह आर्टिकल 46 को वह रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए आर्टिकल 47 देखते हैं। अनुच्छेद 47 यहां पर क्या कहता है? आर्टिकल 47 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहता है द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक तो न्यूट्रिशन का लेवल जो है रेज करने की बात करता है, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और तीसरा पब्लिक हेल्थ एज एमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। और ये भी नहीं, इसको प्राइमरी ड्यूटीज के रूप में, यानी हेल्थ जो है वह प्राइमरी ड्यूटी के रूप में है। किसका? स्टेट का, गवर्नमेंट का। सरकार को बोला गया है कि भाई स्वास्थ्य आपको पहली प्राथमिकता देनी है। एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। यानी जो मादक पदार्थ हैं उनका उपभोग रोका जाए, इसके लिए राज्य को काम करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तरफ हेल्थ को बेहतर करने की बात चल रही है, और दूसरी तरफ हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर रोक लगाने की बात चल रही है। तो राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है। आर्टिकल 47 जो है वह स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी के रूप में ये इसको देखता है। यह राज्य का प्राथमिक दायित्व है या प्राथमिक कर्तव्य है, प्राइमरी ड्यूटी के रूप में इसको देखता है। क्या है? एक तो बोलता है कि पोषाहार, न्यूट्रिशन लेवल, पोषाहार स्तर को ऊंचा किया जाए, पहली चीज यहां पर बोला गया है।
दूसरी चीज बोला गया है कि जीवन स्तर का विकास किया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इम्प्रूवमेंट उसमें किया जाए। और तीसरी चीज जो बोला गया है वह बोला गया है पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। दूसरी ओर यहां पर बोला गया है कि मादक पेय पदार्थ जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं और मादक पेय पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की, पेय पदार्थ या कोई भी मादक पदार्थ या पेय पदार्थ जो भी है तो उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। बस ये बोला गया है कि अपवाद है कि औषधि उपयोग को छोड़कर, जो मेडिसिनल उसका पर्पजेस के लिए यूज होता है वो आप कर सकते हैं, बाकी औषधि उपयोग को छोड़कर। जैसे अफीम है तो उसका इस्तेमाल जो है हमारे यहाँ कई दवाइयों में होता है, लेकिन अफीम वह और लोग यूज नहीं कर सकते, तो औषधि उपयोग को छोड़कर। अब आइए थोड़ा इस चीज को और एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम है कैसा, और इस पब्लिक हेल्थ सिस्टम में क्यों ये बोला गया है कि स्टेट को ये जिम्मेदारी रखनी है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ कोई पब्लिक हेल्थ सिस्टम खास नहीं था, अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं था हमारे यहाँ, और देश में इतनी बड़े स्तर पर यहाँ बीमारियां होती थी, इतने बड़े स्तर पर कैजुअलिटी होती थी कि वो अपने आप में जो है हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय होता था। हमारे यहाँ कहीं हैजा होता था, कहीं प्लेग होता था, कहीं कॉलरा होता था, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपना जान गंवाते थे और बहुत बुरी स्थिति हमारे हेल्थ सिस्टम की थी। फिर हमने अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना शुरू किया और आज हम प्राउड कर सकते हैं, हम गर्व कर सकते हैं 2021 में कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है दुनिया के अच्छे हेल्थ सिस्टम में से एक है। आज साउथ एशिया, मिड ईस्ट एशिया, यहाँ के बहुत से मरीज वो भारत में आते हैं, यहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यहाँ इलाज कराते हैं। मेडिकल साइंस में इंडियन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पर हासिल किए, और वो भी ऐसी बीमारियों पे जिन पर स्पेशलाइजेशन केवल और केवल डेवलप्ड कंट्रीज का होता था। आज ऐसा स्थिति नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं इग्नोर कर रहा हूं जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य प्रणाली में विसंगतियां हैं, समस्याएं। असल में अभी भी हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कई तरीके की खामियों से गुजर रहा है, और अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऊपर के जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, 2-4 हॉस्पिटल की वजह से जो हमारा नाम दुनिया में बहुत अच्छा हो गया है, जमीनी स्तर पर आए तो हमें बहुत झटका लगता है। और वो झटका कैसे लगता है थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। हमारे यहाँ पे भारत में जो सार्वजनिक बीमारियां हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, उनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो पहले समझना होगा हेल्थ सिस्टम की समस्याओं को। डिजीजेस जो हैं मेनली 3 रूपों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कम्युनिकेबल है यानी जो संक्रामक बीमारियां हैं, एक जो नॉन कम्युनिकेबल है यानी जो गैर संक्रामक बीमारियां हैं, और तीसरा आजकल जो है वह चोट के रूप में हम यहाँ पर मान सकते हैं, जो एक्सीडेंट वगैरह से वहां पर होता है उसको भी हम एक डिजीज के रूप में ले सकते हैं। अब सवाल यहाँ इसको कहते हैं ट्रिपल डिजीज बर्डन, यह 13 रोगों का बोझ है। यह ट्रिपल डिजीज बर्डन है जो इंडिया को फेस करना पड़ता है। अमूमन माना जाता है कि कम्युनिकेबल जो डिजीज होते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखे जाते हैं, जहां पर हाइजीन वगैरह नहीं रहता है बेहतर, जहां गंदगी बहुत ज्यादा होती है वहां कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा होते हैं, और जहां पर बहुत अच्छी सब कुछ है सारी व्यवस्था वहां पर तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते। तो ऐसे देशों में यानी डेवलप्ड कंट्रीज में वहां पर अमूमन देखा जाता है कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। रही बात एक्सीडेंट की वजह से चोट वगैरह का, तो ये चीजें तो भाई कहीं भी हो सकती हैं, वह डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, लेकिन डेवलपिंग में ज्यादा होता है। जैसे अगर भारत में बोला जाए तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट जो है रोड एक्सीडेंट भारत में तीसरा सबसे बड़ा हत्यारा है। यानी भारत में जो हत्याएं होती हैं उनमें अगर हम केवल ये मान ले कि सड़क भी एक मर्डर है तो तीसरा सबसे बड़ा मर्डर है जो यहाँ पर जो है ऐसा करता है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम फोकस करते हैं। क्या फोकस करते हैं? इंडिया में, भारत में यह तेजी के साथ बढ़ा है
यानी बीमारी की दृष्टि से हम डेवलप्ड कंट्री हो गए। चलिए अच्छी बात है, ये तो ताली बजाने वाली बात है। बीमारी की दृष्टि से भारत में आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा हैं बजाय कम्युनिकेबल डिजीज के। कम्युनिकेबल डिजीज जो संक्रामक होते हैं, जो गंदगी वगैरह इन सारी वजहों से वो फैलते हैं, आज हमने उन पर काफी कंट्रोल किया है। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं आज वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। कैसे? आज हमारे यहाँ मोटापा तेजी के साथ बढ़ रहा है और मोटापा से जुड़े हुए जो अदर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो बहुत तेजी के साथ खाने पीने के शौकीन हैं हम लोग, और काम न करना पड़े इससे अच्छी बात क्या है। तो अब घर बैठे बैठे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि शरीर का जो वजन है वो क्या है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर बीच मेरा भी बढ़ा है, कोशिश कर रहा हूं कि इसको जो है मेंटेन करूं। नहीं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायबिटीज, मधुमेह। भारत के लोग बड़े मीठे होते हैं, स्वीट पर्सन होते हैं ना, तो इस तरीके की स्वीट डिजीज जो है उनको तो होनी ही है। आज हम डायबिटिक कैपिटल बनने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर भारत में जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, आज से 15-20 साल पहले जब सुनाई देता था कि इनको डायबिटीज हुआ है तो बड़ा मन सम्मान से भर उठता था। बड़े लोगों का ये रोग होता था, अच्छे मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, डायबिटीज उनको होता था। डायबिटीज को एक अलग तरीके के रोग में देखा जाता था। आज गांव में रहने वाले किसान को भी डायबिटीज है, रिक्शा चलाने वाले को भी डायबिटीज है। वो ट्रेडिशनल डिफिनेशन डायबिटीज का खत्म हो गया, क्योंकि हमने ये माना था आज तक कि डायबिटीज किसको होता है, तो हम मानते थे कि खान पान, चावल, चीनी, इन सब खाने की वजह से होता है, और जो लोग काम ज्यादा नहीं करते हैं उनकी वजह से डायबिटीज होता है। असल में डायबिटीज में एक बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, तनाव। जिनके भी पास तनाव जितना ज्यादा है वह डायबिटिक होने की उनकी पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और तनाव की बात की जाए तो इंडिया किस तरफ आगे बढ़ रहा है अब सब जानते हैं। यहाँ पर एक जो अच्छा एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ था हम लोगों का, जो हम निश्चिंत होकर हंसते थे, खुश रहते थे, मस्त रहते थे, नेचर को एंजॉय करते थे, आज इतनी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, इतने बर्डन हमारे ऊपर है और भविष्य को लेकर इतना डर हमारे ऊपर है कि हम असल मायने में हंसना भूल चुके हैं, जीना भूल चुके हैं। इस वजह से इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो बहुत आती हैं। आज हमारे यहाँ लोगों का दिल बहुत टूटता है और इसकी वजह से हृदय रोग यह बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप सोचिए, हार्ट डिजीज तो यूं कॉमन हो गए कि आज उनको दिल का दौरा पड़ गया, कल उनको दिल का दौरा पड़ गया। ये चीजें बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कैंसर के रूप में देखा जा रहा है। ये घर घर की एक रोग के रूप में बढ़ रहा है। भारत में आज बहुत तेजी के साथ स्प्रेड किया है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन ये जिस तरीके से पूरे देश में देखे जा रहे हैं, ये भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चिंता की वजह बन गए। और चिंता की वजह क्यों है? असल में इनमें से किसी भी बीमारी का इलाज सस्ता नहीं है और देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है। और ये बीमारी अमीरों की बीमारी नहीं रह गई, अब ये बीमारी उन गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों की भी है जो आज तक जो है वह संक्रामक बीमारियों को ही सबसे बड़ी समस्या समझते थे। लेकिन अगर कोई एक गरीब रिक्शे वाले को कैंसर हो जा रहा है तो आप समझिए कि उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मिडिल क्लास के किसी व्यक्ति को आज की तिथि पर कैंसर हो जा रहा है तो उसे केवल एक चीज दिखाई दे रहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत, उसको बेचते हैं और किसी तरीके से इनके जान को बचाने की कोशिश करते हैं। आज स्थिति है कि इस तरीके की बीमारियां वह एक व्यक्ति की जान नहीं ले रही हैं, पूरे परिवार को तहस नहस कर दे रही हैं, उसके पूरे मनोबल को, उसके पूरे भविष्य को खत्म कर दे रही हैं। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर ये चीजें बड़ी तेजी के साथ लाइफ स्टाइल और डाइटरी जो पैटर्न है उनमें जो चेंजेस हैं उनकी वजह से शुरू हुई है। हृदय रोग भी हमने कहा इसी तरीके से, वॉल्व चेंज करना है, कुछ करना है, पेसमेकर लगाना है, ये सब बड़े खर्चीले यहाँ पर हैं। अब सवाल यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ऐसे में यहाँ पर जो है वह जो आम व्यक्ति हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल यहाँ पर है। तो यानी यहाँ पर आम सामान्य नागरिकों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। सामान्य नागरिकों के लिए वहनीय नहीं है, इनका इलाज वहनीय नहीं है, कि यहां पर इनका इलाज वहनीय नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, सोचना होगा। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है इसके लिए?
तो बिल्कुल सरकार के द्वारा देखिए कई छोटी छोटी चीजें यहां पर की जा रही हैं। सरकार द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा एक तरफ जो है यह देखा जा रहा है जेनेरिक ड्रग मुहैया कराए जाते हैं। कैंसर की एक दवा अमेरिकी कंपनी की 8,000 रुपए की और वही दवा भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी की 8 रुपए में मिलती है। अंतर बहुत ज्यादा है, वहां के इंजेक्शन यहां के इंजेक्शन में प्राइस टैग में बहुत अंतर है। और ये भारत सरकार यहां पर अपने यहां जेनेरिक ड्रग के माध्यम से करती है और इसीलिए पूरी दुनिया का फार्मा कैपिटल माना जाता है इंडिया को। यहाँ की दवाइयाँ पूरी दुनिया में बिकती हैं। अफ्रीकी देश तो हाथों हाथ लेते हैं, इससे सस्ती दवा और कहीं नहीं बिकती। तो जेनेरिक ड्रग यहाँ भारत, इसीलिए आपने सुना होगा जन औषधालय एक जो है सरकार ने अपना कुछ कुछ केंद्र इसके हैं, जिन्होंने भी देखा होगा वहाँ दवाइयाँ बेहद सस्ती मिलती हैं, वहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं। यह गवर्नमेंट का एक एफर्ट है। जंक फूड्स की वजह से मोटापा वगैरह और कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन पे टैक्सेस लगाने का, जैसे केरल में आपने सुना होगा कि केरल में जंक फूड पर टैक्स लगाया गया था। तो ये इस तरीके के जो छोटे छोटे स्टेप हैं ये सरकारों के द्वारा यहाँ पर वो किए जा रहे हैं। आपको मालूम है एम्स की संख्या में क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। ये क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल नहीं होंगे, सरकारी हॉस्पिटल, इस तरीके के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सही ही नहीं हो सकते। तो एम्स की संख्या में वृद्धि की जा रही है। कैंसर हॉस्पिटल लगातार बढ़ रहे हैं, पहले कम थे आज, और कैंसर जो डिजीज है इस फील्ड में लगातार नए नए इनोवेशन, नए नए रिसर्च हो रहे हैं जिससे इन चीजों को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहला जो हमारा हेल्थ सिस्टम का प्रॉब्लम है कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं वो बढ़ रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी कुछ काम कर रही है। जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम बड़े स्तर पर करती है, वैक्सीनेशन अलग अलग चीजों का करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइजीन वगैरह, स्वच्छ भारत जो अभियान है वह अपने आप में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहां पर। इसीलिए इसी प्रकार रोड एक्सीडेंट वगैरह के लिए पूरा का पूरा जो हाईवे वगैरह का स्ट्रक्चर है, ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर है, सब बड़ी तेजी के साथ चेंज किया जा रहा है, क्योंकि ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है। तो ये चीजें यहाँ पर सरकार को देखना है और सरकार को करना है। अब सरकार के तरफ से एफर्ट तो होना ही होना है, ऐसा तो होगा नहीं सरकार करेगी नहीं, क्योंकि ये डीपीएसपी है। लेकिन सरकार के ऐसे प्रयास कितने प्रभावी हैं, यही सबसे बड़ा मूल्यांकन का हमारे लिए सवाल होता है कि सरकार कर तो रही है, चलिए ठीक है, और जहां तक कर रही है हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहां तक करना चाहिए था ये ज्यादा बड़ा सवाल होता है। सरकार को इसे और प्रभावी करना था, इसे जल्द से जल्द यहां पर जो है इफेक्टिव बनाना था, लेकिन कई जगहों पर सरकार की कमियां खुलकर देखने को मिलती। दूसरा, अगर हम अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें तो दूसरी बड़ी समस्या क्या है, हमारे यहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है ना वह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बटा हुआ है, क्योंकि आप भारत जो है वह ग्रामीण और शहरी इलाकों में बटा हुआ है और इसे इसी रूप में देखने की जरूरत भी है। अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करें तो रूरल सोसाइटी में पीएचसीज होते हैं, वहां हॉस्पिटल, आप गांव में क्या हॉस्पिटल खुले हुए देखेंगे कि 7 स्टार हॉस्पिटल है, वहां पर जाइए आप, बेड वगैरह रखा हुआ है। गांव में पीएचसी होते हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर देखने को मिलते, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहां पर देखने को मिलते। ये जो प्राइमरी पीएचसीज होते हैं ना, यहाँ पर आपको केवल और केवल वह हल्की दवाइयां दी जाती हैं जो रोग को रोके, रोग के उपचार के लिए दवाइयां नहीं दी जाती हैं। बुखार हुआ दे दिया गया दवा कि आगे ये न बढ़ पाए, जुकाम हुआ दवा दे दिया गया, छोटी मोटी चीजें, इनको कहते हैं प्रिवेंट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना। तो ये केवल और केवल निवारक उपाय के रूप में देखा जाता है। जो हमारा पीएचसी है वह केवल रोग के तीव्रता को कम कर देता है, रोग को आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन अगर रोग आगे बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में गांव में बैठकर आप इलाज नहीं करा सकते, आपको कहां आना होगा, शहर में। शहर में आप जाते हैं तो यहाँ टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। गांव और शहर के बीच में इंटरमीडिएट लेवल पर, मध्यवर्ती स्तर पर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर की भी बात की गई है, लेकिन देश में सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक है। तहसील के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर
वह द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्रों की बात की गई है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन उनकी हालात बहुत कमजोर है। सीधे हम कहां पर पहुंचते हैं, शहर में पहुंचते हैं, और शहर में टर्सरी जो है हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिलता है, तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर हमको देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या अच्छी बात है कि यहां पर आपको जैसे ही आप इंटर किए, आप एक्सीडेंट हुआ है, चलिए आपका उपचार किया जाता है, तो यहाँ क्यूरेटिव जो है मेजर्स लिए जाते हैं, उपचारात्मक उपाय। अब इन यहाँ पर आपको अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज कहाँ पर हो पाएगा, शहर में। और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो गांव में बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गांव और शहर दोनों स्तर पर कुछ प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स को हमको यहाँ पर एड्रेस करना है। गांव में प्रिवेंटिव जो है यहाँ पर वह उपाय तो है, लेकिन उपचार की समस्या यहाँ, क्यूरेटिव यहाँ पर चीजें नहीं है। अगर आपको तुरंत कोई, तो यानी गंभीर स्थिति में, आपातकालीन स्थिति का, यहाँ आपातकालीन स्थिति में समस्या यहाँ पर बनी रहती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप प्राइमरी हेल्थ केयर, आप मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट, सर फट गया, आप ले जा रहे हैं पीएससी, पीएससी सही कर देगा, नहीं कर देगा। तो पहली प्रॉब्लम गांव की क्या है, तो फिर यहां से आप क्या करेंगे, चलिए शहर चलते हैं, शहर दिखाएं, और शहर 5 किलोमीटर दूर है, तो कैसे चलेंगे। अब आपकी जो गाड़ी है और सड़कें अब धीरे धीरे बन रही हैं, अभी भी बहुत से गांवों और शहर के बीच सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो सड़कें कुछ इस तरीके की हैं जहां गड्ढों के बीच में आपकी गाड़ी वह ईसीजी के जरिए चलती रहती है, मानो कि ईसीजी आपका हो रहा है ऑटोमेटिक, नेचुरल तरीके से। और जैसे जैसे आप शहर पहुंचते हैं आपका ईसीजी स्ट्रेट लाइन दिखाना स्टार्ट करता है। तो कई बार आप देखते हैं शहर में जैसे ही डॉक्टर के पास गांव से किसी मरीज को लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने 5 मिनट लेट कर दिया। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वह गांव के स्तर पर है कि आपातकालीन स्थिति हो तो क्या, इसीलिए एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वह जरूरी है, और एम्बुलेंस को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाया जा रहा है, और इस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के पर्पस कई तरीके के, आपने अगर सुना होगा तो इसी योजना के तहत एक वेलनेस सेंटर की बात की गई है कि भारत में वेलनेस सेंटर को स्थापित किया जाएगा। गांव और शहर के बीच एक वेलनेस सेंटर होगा जिनको इक्विप्ड किया जाएगा अन्य अलग अलग सुविधाओं से, कि अगर गांव से कोई सीधे शहर नहीं पहुंच सकता है तो बीच में वेलनेस सेंटर में एटलीस्ट वहां पर एम्बुलेंस से लेकर वहां पर जो है वह प्राइमरी जितनी भी जरूरी चीजें, ऑक्सीजन के लिए या अदर चीजों के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं वो सारी चीजें वहां पे। अब थोड़ी शहर की समस्या भी समझिएगा। शहर में क्यूरेटिव जो है मेजर्स तो लिए जाते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली में, यूपी के अगर हम शहरों की बात करेंगे तो बहुत सही आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपी के जो शहर हैं अभी भी वो गांव ही जैसे हैं, मतलब मैक्सिमम शहर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए। अब धीरे धीरे शॉप वगैरह खुल रही हैं। बहुत से शहर जहाँ से आप लोग होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पता चला वहाँ पर शॉपिंग मॉल नहीं है, वहाँ पर बहुत सी सुविधाएं नहीं है शहर में, मेन शहर में, गाँव तो छोड़ दीजिए, मेन शहर की बात चलिए। लेकिन आप इमेजिन कीजिए दिल्ली में और आपका पेट दर्द कर रहा है, अब आपको दिखाने जाना है डॉक्टर के पास, तो आप जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं उसकी फीस कितनी होगी, 500 रुपए या 1000 रुपए। सबसे बड़ी समस्या है गांव में जब आप थे तो आप जो है 50 रुपए में अपनी हर समस्या वहां पर अपने डॉक्टर पीएससी सेंटर पे दिखा लेते थे। अब उसी एक छोटी सी समस्या के लिए, एक छोटी सी दवा के लिए आपको जाना पड़ेगा किसके पास, डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर 500 से 1000 रुपए आपसे लेगा। यानी शहरों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वहां पर प्रॉब्लम पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है वह निवारक उपाय नहीं है, यहाँ पर निवारक उपाय प्रभावी नहीं होते। यानी अगर जो है हमें शुरुआत में ही कोई देखभाल करना है तो क्या करें। इसके लिए दिल्ली सरकार का जो स्टेप था वो वाकई बहुत स्वागत योग्य था, जिसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग मोहल्लों में एक क्लिनिक खोल दिया गया, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर बिठा दिए गए, और जहां पर ये छोटी समस्याएं होती थी, यानी सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम जिनके लिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, अब आप मोहल्ला क्लिनिक आइए और सस्ते में इलाज वहां हो जाएगा। हालांकि कुछ मोहल्ला क्लिनिक ने दिल्ली में अच्छा काम किया, लेकिन बहुत से मोहल्ला क्लिनिक की
बहुत बुरी दुर्दशा हुई, यानी उन पर बहुत सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। और यही समस्या है हमारे यहाँ। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार ने शुरू किया, वेलनेस सेंटर की बात की गई, अभी भी बहुत न के बराबर वेलनेस सेंटर है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लेकर जागरूकता जो होनी चाहिए वो भी बहुत कम है। कहने के लिए हम आंकड़े बहुत बता दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों के पास मतलब लोगों ने पूछा जाता है, इस कोरोना दौर में भी बहुत से लोगों से पूछा गया, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आई, मैंने पूछा भी कि क्या आपने आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया हुआ है। 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की व्यवस्था वहां पर की जाती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं आती हैं। इस वक्त के हालात में जब लोगों के रोजगार छूटे हुए हों और वहां अचानक कोई अगर इस तरीके की गंभीर बीमारी आ जाए तो वो कैसे जो है वहां पर उसका इलाज करा पाएंगे। और जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि हमारे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो सरकारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ हम नहीं ले पा रहे। ये हमारी भी गलती है, सरकार की भी गलती है। सरकार की गलती इसलिए है कि आपने योजना बनाया है तो उतने अच्छे तरीके से लोगों तक वो पहुंचाया जाए। तो अभी भी वेलनेस सेंटर नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक सही नहीं काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। हालांकि स्टेप लिए जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो कदम है वो जितने प्रभावी होने चाहिए वो दिखता नहीं है। तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा और बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे हेल्थ सिस्टम का है, हम यूनिवर्सल जो है हेल्थ सिस्टम चाहते हैं, मतलब हर किसी तक हेल्थ सर्विस पहुंच जाए, सार्वभौमिक हो, गरीब अमीर, गांव शहर, दूर दराज कहीं का भी व्यक्ति हो, उस तक जो है वह हेल्थ सिस्टम जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा यूनिवर्सल होनी चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, जिसको हम यूएचसी कहते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है सिस्टम कहते हैं, तो यूएचसी यहाँ पर। अब यहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा का क्या है यहाँ पर मुद्दा, हमारे यहाँ पर एक तो यूनिवर्सल अगर आपको करना है तो पहले हेल्थ केयर सिस्टम हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे यहाँ पर जो है एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सरकारी हॉस्पिटल जिसे आप कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली एक तो वो है। और दूसरा एक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है, निजी स्वास्थ्य प्रणाली है। एक निजी स्वास्थ्य प्रणाली है और एक जो है वह सार्वजनिक। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, सार्वजनिक जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, सरकारी अस्पताल, आप जाइए जिला अस्पताल में, आप कहीं भी जाइए, आर्थिक रूप में बहुत ही कम खर्चीले हैं, आर्थिक रूप में बने। आप किसी भी सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाइए, पब्लिक यानी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आपको अंतर दिखेगा, बहुत बहुत कम पैसे में आपका इलाज हो जाता है। लेकिन समस्या है जब आप जाएंगे तब ना, वहां तो जाने में ही समस्या है। आप किसी भी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो वहां पर आपको हुजूम दिखाई देता है, लोगों का इतना बड़ा भीड़ दिखाई देता है, एक दूसरे के शरीर से टच करते हुए, रगड़ खाते हुए, वहां संघर्ष करते हुए। पहले तो आप वहां पहुंचते हैं जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहां पर 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं और सैकड़ों मरीज वहां खड़े हुए हैं। हर डॉक्टर, दोनों डॉक्टर वहां पर मरीज को आने दे रहे हैं, मरीज को देख रहे हैं, मरीज से पूछ रहे हैं और तेजी के साथ वहां पर कोई दवाई लिखते हुए उसको वापस करते जा रहे हैं। ये भी कई बार भरोसा, मरीजों को लगता है कि हमारी बात तो सुने ही नहीं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब वहां भगाने में लगे हुए हैं कि भाई और तुम्हारे पीछे लोग खड़े हुए हैं, यहां से हटिए। ओवर क्राउडेड है ये सिस्टम, बहुत बड़ी भीड़ को वो 2 डॉक्टर वहां पर संभाल रहे हैं और वो भी सुबह से शाम वहां पर बैठ रहे हैं। वो भी इरिटेट होते हैं इन सब चीजों से, लगातार एक जैसी चीजों को करने से, और उसकी तुलना में इंसेंटिव उनके पास उतना नहीं है जिससे वो मोटिवेटेड फील करें। तीसरी बड़ी समस्या आती है जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिलती है। आप वहां पर जाएंगे, हाइजीन आपको दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ गंदगी वहां पर फैली हुई आपको दिखाई देगी। कई जगहों पर दिखाई देगा कि दीवालों पर वो लाल पीले जो चित्रकारी जो की जाती है, हाथ से नहीं मुंह से कई बार चित्रकारी की जाती है, वो जो चित्रकारी वहां पर की जाती है, अद्भुत जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, वो भीमबेटका का सॉरी, जो वहां पर चित्रण किया जाता है, वो अपने आप में जो है दुर्लभ वहां पर देखने को मिलता है। वहां पर यह भी देखा जाता है कई बार डॉक्टर और स्टाफ बड़े रूड तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत कैजुअल तरीके से बिहेव करते हैं। वहां टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है। सुबह आप गए हुए हैं, शाम निकल जा रहा है, आपको बोला जा रहा है टेस्ट पहले करा कर आइए, आप टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं, वहां कल का टाइम दिया जाता है, कल आप आते हैं, पूरे दिन भर रहते हैं, फिर परसों रिपोर्ट आती है। यानी ये अपने आप में बहुत से लोग, गांवों से जो लोग शहरों में हॉस्पिटल, शहरी
जो सरकारी हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, वहां दिखाने के लिए आते हैं गांव से, तो चावल दाल अपना जो है वो पोटली में बांध कर आते हैं कि चलो वहीं पर 3-4 दिन रुक कर अब पूरा इलाज करा कर तब आएंगे। स्थिति ये हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वह आर्थिक रूप में तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी के लेवल पर थोड़ा डाउन है। गुणवत्ता थोड़ी सी, भीड़ की समस्या, क्राउड की समस्या है, डॉक्टर नर्स यानी स्टाफ की समस्या है, हाइजीन की समस्या है। ये सब बड़े प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिलते हैं। अब बात कीजिए निजी स्वास्थ्य प्रणाली की, क्वालिटी तो पूछिए नहीं, ऐसा क्वालिटी यहां पर है। आप जैसे ही जा रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक सेंट्रल एसी वाले जो है हॉल में आप एंट्री करते हैं, वहां पर आपको जो है रिसेप्शन पर कोई मिलता है, बड़े इत्मीनान से आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या इसके पहले आप आए थे, क्या इसके पहले दिल का दौरा आया था, क्या इसके पहले ऐसा हुआ था। कोई एक जूनियर स्टाफ आपसे वहां पर बातचीत करता है, आपका एक रिपोर्ट वहां पर बना दिया गया, आपसे वहां पर बोला जाता है कि थोड़ी देर वेट करें, इसके बाद आपको हम डॉक्टर से मिलाते हैं। डॉक्टर से वहां पर मुलाकात होती है, डॉक्टर बाकायदा आपके लिए ही जैसे बैठा हुआ है, आप 15 मिनट बात कीजिए, आधे घंटे। कई मरीज तो ऐसे होते हैं कि डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में कम, अपने घर के हालात के बारे में ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। डॉक्टर सुकून से सुनते हैं, उनको पैसे से मतलब उनको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलती है कि चलो हमारी बातें सही तरीके से सुनी जा रही हैं, भीड़ यहाँ नहीं है, इत्मीनान, तो ट्रस्ट बढ़ता है कि ये डॉक्टर सही इलाज करेगा। दूसरा, अगर वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति बनती है तो आप देखेंगे कि वहां के हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर के, वो अपने आप में 5 स्टार होटल है। कई बार बड़ा अलग सा फील होता है कि वहां पर आप लेटे हुए हैं, एसी कमरा है, एक बड़ा सा जो है टीवी लगा हुआ है, हाथ में आपके रिमोट है और वहां पर आप आराम इत्मीनान से उसको देख रहे हैं। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा, अगर किसी रिलेटिव को ये पता चल जाए कि वो वाले रिलेटिव सरकारी हॉस्पिटल में रुके हुए हैं और वो वाले रिलेटिव जो है एक निजी हॉस्पिटल में रुके हुए हैं, और आपको चुनना हो कि इनको देखने जाएं या इनको, किसी एक को देखने जाना है आज, इनके यहाँ उनके यहाँ, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि चलिए इसी बहाने उनको देख भी लेंगे और आईपीएल का मैच भी निपटा लेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो है, क्वालिटी, यहाँ डॉक्टर बहुत ही वेल प्रोफेशनल है, यहाँ पर जो नर्स या अदर स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, कॉर्डियल तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर गुणवत्ता बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अत्यधिक खर्चीला है। ये जो आपको अफोर्ड करना होगा तो यह हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरा, व्यावसायिकता तो इन पर इतनी हावी हो चुकी है कि ये प्रोफेशन दिनों दिन बदनाम हो रहा है और यहाँ पैसे की लूट मची हुई है। बहुत से ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं भारत में जो कि इस कोरोना दौर में, जहां पर उनकी फीस अचानक 500 से 1000, 1000 से 1500 हो गई। अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि ये वो डॉक्टर हैं जो शायद प्रधानमंत्री केयर फंड में जब बात की गई होगी तो 1-2 लाख रुपए उन्होंने डाला होगा और अपने फेसबुक पे अपडेट भी किया होगा, जो बीच बीच में अपने पेज पर वो बताते होंगे आज हमने गरीबों के लिए कर लिया, हमने गरीबों के लिए वो कर दिया। ये वही लोग हैं, उन्हीं गरीबों से वहां पर वह ज्यादा फीस ले रहे हैं। कई जगहों पर यह देखा गया कि छोटी सी कोई रोग है, कोई अगर जो है छोटा डिजीज है, इन डॉक्टरों ने उस डिजीज को बहुत बड़ा डिजीज वहां पर बना दिया। कई बार यह देखा जाता है कि इनकी सेंसिटिविटी जो है इन मामलों को लेकर बेहद कमजोर देखी जाती है। यह अलग बात है कि यह सभी डॉक्टरों के लिए नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक बड़ी संख्या में डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रोफेशनल एथिक्स भूल चुके हैं और डॉक्टर होने का फर्ज भूल चुके हैं। तो इस दौर में इन दोनों जगहों पर अलग अलग प्रॉब्लम है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी इसकी आर्थिक वहनीयता और इसकी गुणवत्ता, अगर ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं तो हम एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का मकसद भी यही है कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के पास उतने अच्छे तकनीक नहीं होते हैं, उतने अच्छे उपकरण नहीं होते हैं जितने प्राइवेट हेल्थ केयर के पास होते हैं, तो हम उनसे वो चीजें वहां पर ले सकें। और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, यानी अगर निजी अस्पतालों में आम आदमी इलाज कराने के लिए जाए तो वहां पर सरकार उनके खर्चे को अफोर्ड करे। आने वाले समय में इस तरीके की परिस्थितियां बनने वाली हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी महसूस किया जा सकता है।
तो कुल मिलाकर ये चीजें आर्टिकल 47 के बारे में थी। और एक इसका भाग था, हमने बताया था कि जो मादक पदार्थ हैं उनके उपभोग पर रोक लगाया जाए। बिहार में लीकर बैन किया गया है, आपने सुना होगा। या टोबैको प्रोडक्ट पर जो है वह 85% उसके एरिया सरफेस पर पिक्टोरियल इमेज, जो भी आप खरीदते हैं परचेज करते हैं तो वहाँ पिक्टोरियल इमेज वहाँ पर दिए जाते हैं, चित्रात्मक तरीके से डराने के लिए वो किया जाता है। अलग अलग थिएटर्स में, फिल्मों में आप देखेंगे कि इस तरीके के ऐड, इस तरीके के विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि कैसे कैसे कैंसर लोगों को हो रहा है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 47 से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर देखी जा रही हैं। अब आइए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 48। और आर्टिकल 48 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। थोड़ा इस चीज को विस्तार से समझते हैं, बहुत चर्चा में ये रहा है। इसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। हम कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करेंगे। एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स। और यही नहीं, जो नस्ल है पशुपालन के क्षेत्र में, जो नस्ल हैं पशुओं के नस्ल हैं, उनको हम संरक्षण करेंगे और उनके नस्ल में सुधार करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पशुओं के नस्ल खत्म होते जा रहे हैं, हमें उनको बचाना भी है और उनके नस्ल में और कैसे सुधार किया जा सकता है समय के साथ, इसके भी प्रयास करने हैं, ये भी बोला गया है। एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज, गायों की हत्या, गौवध, इस पर निषेध करने की कोशिश सरकार करेगी। काफ्स, बछड़ों की हत्या पर निषेध करने की कोशिश सरकार करेगी। एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। अब यही समझिएगा, अमूमन आपको जब भी बोला जाता है संविधान में गौवध पर प्रतिबंध है तो आप कहते हैं हाँ गौवध पर प्रतिबंध है। आपको लगता है कि संविधान में केवल गौवध पर प्रतिबंध है, ये गलत लगता है। आर्टिकल 47 केवल गौवध पर प्रतिबंध की बात नहीं करता है, केवल काउ स्लॉटरिंग पर बैन लगाने की बात नहीं करता है। यहाँ पर कहता है कि हमें स्लॉटरिंग रोकनी चाहिए। मतलब ये तो स्टेट के, डीपीएसपी कोई बाध्यता नहीं है, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है, करे या ना करे। तो बोला गया है गाय, काफ्स, बछड़े छोटे जो हैं और जितने अन्य दुधारू पशु हैं, और दुधारू पशु में बकरी भी आती है, दुधारू पशु में भैंस भी आता है, इन सबकी स्लॉटरिंग पर भी बैन लगाने की बात की गई है। और जितने ड्रॉट कैटल हैं, यानी जितने भी वहाँ पर भारवाही पशु होते हैं, जैसे साढ़ हुआ, बैल हुआ, ये सब भी यहाँ पर जो है उनके पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। अब सवाल ये है कि आखिर आर्टिकल 48 एक तरफ बात करता है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का, नस्लों में के संरक्षण और सुधार करने का, और दूसरी तरफ पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। ये आर्टिकल की जरूरत क्या पड़ी? जब देश आजाद हुआ था तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में देखे जा रहे थे। हमारा जो मूल अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, और कृषि आधारित इस अर्थव्यवस्था में हमारे लिए पहली चुनौती थी कि लोगों के अगर लाइवलीहुड को इंश्योर करना है तो कहीं न कहीं हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को और बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने रूल किया, और अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियन सेल्फ डिपेंडेंट बने। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत के लोग अभाव और गरीबी से बाहर निकले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों का नियंत्रण भारत पर कमजोर हो जाता। तो उन्होंने न तो कृषि के क्षेत्र में कोई काम किया, न तो पशुपालन के क्षेत्र में कोई कार्य किया, और न ही उद्योगों के क्षेत्र में काम किया। इसलिए देश की सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे अपने एग्रीकल्चर को, कैसे अपने एनिमल हस्बेंड्री एरिया को कैसे बेहतर किया जाए। आजाद भारत में सरकार ने पहला जो कदम उठाया, उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू की। पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत की 1952 में बनाई गई, उस पहली पंचवर्षीय योजना में भी हमने वहां पर पहला जो लक्ष्य रखा हुआ था वह कृषि को सबसे पहली प्राथमिकता के रूप में, एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने रखा हुआ था। ये चीजें बड़ी तेजी के साथ हमने करनी शुरू कर, और हमें लगा कि चलो ठीक है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन 1955 के बाद नेहरू जी को लगा कि केवल एग्रीकल्चर पर एक तरफा ध्यान देने से आने वाले समय में हमारी जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। इसके पीछे उनके अपने तर्क थे। नेहरू जी का यह मानना था कि कृषि क्षेत्र में
जो लैंड होल्डिंग साइज है वो मायने रखता है। अगर आपके पास जोत का आकार बड़ा है तो आप वैज्ञानिक कृषि कर सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे जोत हैं तो आप बहुत ज़्यादा कृषि में उपज पैदा नहीं कर सकते। ऐसे में चूंकि हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही और निकट भविष्य में जनसंख्या और आबादी और ज़्यादा बढ़ती, तो कृषि में जो जोत है, हमारी कृषि भूमि है, वो तो सीमित है, वो तो नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या के अनुपात में कृषि भूमि तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो कल को अगर केवल एग्रीकल्चर पर हम फोकस करेंगे तो इतनी बड़ी आबादी का बोझ कृषि पर आ जाएगा कि कृषि उन सब के लिए आजीविका का साधन नहीं रह जाएगा, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों की खोज करनी चाहिए। यही वजह रहा कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। भारी उद्योग वे उद्योग होते हैं, पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। जैसे हमने सीमेंट उद्योग या स्टील इंडस्ट्री या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री को प्रमोट किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये चीजें स्टार्ट की। भारत का विकास का पहिया वह धीरे धीरे चल तो रहा था, लेकिन झटके लगने से 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया। हमारे क्षेत्र का एक हिस्सा चीन के पास कब्जे में चला गया। यह केवल एक क्षेत्र का मसला नहीं था, यह हमारी अस्मिता का मसला था, यह हमारे मनोबल का मसला था, यह हमारे गौरव का मसला था। 1964 में वही चीन नाभिकीय हथियारों को अर्जित कर लेता है और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। ये हमारे लिए डर का माहौल पैदा करता है। 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया। यह अलग बात रही कि उस युद्ध में तक पहुंचा, लेकिन युद्ध कभी भी वह आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर नहीं आते, नुकसान होता है। जहां पर 62 और 65 के युद्ध हुए तो हमारा जो ध्यान था वह शिफ्ट हुआ अपनी सेना की तरफ, अपनी सुरक्षा की तरफ। विकास के मुद्दे वह पीछे होने लगे और यही वो दौर था, यह दुर्भाग्य का दौर था भारत का कि जब 65 में भारत में गंभीर अकाल का वर्ष शुरू होता है। भारत के कई हिस्से सूखे प्रभावित हो जाते हैं और अगले 3 सालों तक भारत में जो खाद्य उत्पादन है वह न के बराबर रहता है। 1965 से 67 अकाल का दौर होता है, खाद्यान्न संकट का दौर होता है और फिर से हमने यह एहसास करना शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर वह निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, कृषि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि 1967 में हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसे हम हरित क्रांति के नाम से यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। यह जो हरित क्रांति था, इसका मकसद था कि कुछ ऐसे उत्पाद हो जिनमें वैज्ञानिक तरीके से हम अधिक उत्पादन कर सकें और इतना उत्पादन कर सकें जिससे कि हम कम से कम आत्मनिर्भर बन सकें। क्योंकि जब खाद्यान्न संकट हमारे पास आया तो खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं था, हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ देखना पड़ा। अमेरिका ने दिया तो, लेकिन इतने गंभीर शर्तों के साथ और इतने अपमानित करने के बाद कि वो हमारे अंदर ये बात बैठ गई कि भविष्य में अगर खाद्यान्न क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता नहीं रही तो न तो हम एक स्वतंत्र देश रह पाएंगे और न स्वतंत्र नीतियां बना पाएंगे। तो हमने हरित क्रांति यहाँ पर लाया। हरित क्रांति का मूल बल शुरुआती दौर में वह 2 चीजों में देखा गया। एक तो यहाँ पर देखा गया कि हमने सारा अपना जो फोकस था वह हरित क्रांति के दौर में वो सारा फोकस हम लोगों का गेहूं और धान पे था। यह गेहूं और धान में भी, धान की अगर बात की जाए तो यह सिंचाई की मांग करती है, काफी ज्यादा सिंचाई की मांग करती है। इसलिए यहाँ पर जो देखा गया कि इनपुट्स जो हैं उन पर सब्सिडी सरकारों के द्वारा दिया गया, यानी सिंचाई के लिए तमाम सिंचाई के साधन बनाए गए, नहरें बहुत सी बनाई गई, इंदिरा नहर जो है उस वक्त बनाई गई। इसी तरीके से इस दौर में जो अलग अलग यहाँ पर मशीनें थी, उपकरण थे, उन सबको दिया गया। यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरीके से जो है वह इन सब चीज़ों को, हरित क्रांति को सफल बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन फाइनली यहाँ पर यह देखा गया कि हरित क्रांति का जो प्रभाव दूरगामी रूप में हमारे पास होना, हमारे ऊपर होना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं देखा गया। लेकिन तात्कालिक रूप में हरित क्रांति ने जबरदस्त प्रभाव यहाँ पर लाया। हम गेहूं और धान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके थे, हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर रहे थे। यह बहुत बड़े स्तर पर यहाँ देखा जा रहा था। हरित क्रांति के समय जो सबसे प्रभावित समूह था, वर्ग था, वह पिछड़ा वर्ग समूह था। खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव अधिक देखा गया, जो पश्चिमी भारत के हिस्से थे।
इन क्षेत्रों में यह देखा गया कि यहाँ की जो मध्यम जातियां थी, जाट, गुज्जर, जो मध्यम जातियां थी, उन्होंने हरित क्रांति का बड़ा लाभ उठाया और हरित क्रांति के लाभ से इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई। लेकिन ये मध्यम जातियां थी, ये ओबीसी जातियां थी, आर्थिक रूप में इनके हालात बदलने के बावजूद सामाजिक रूप में इनके हालात पहले जैसे रहे। अगर कोई यहाँ चौधरी जी वह आर्थिक रूप में बड़े मजबूत हो गए तो भी अगर त्यागी जी के घर से निकलते थे तो उन्हें वहां पर दुआ सलाम करना पड़ता था या उनके नीचे वहां पर बैठना पड़ता था, ये चीजें खलती थी। यहाँ पर ऐसे में जो मध्यम जातियां थी, इन्होंने अपने को मोबिलाइज करना शुरू किया। इनका मानना था कि अगर हमें सामाजिक रूप में अपनी स्थिति बेहतर करनी है तो हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि मध्यम जातियां संख्या बल में वह काफी ज्यादा थी और आर्थिक रूप में मजबूत हो चुकी थी। अब जरूरत थी मोबिलाइजेशन की और आर्थिक ताकत प्राप्त करने की, तो इन्होंने राजनीतिक रूप में अपने को संगठित करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है रजनी कोठारी जैसे विचारकों के द्वारा कि ये जातियों का राजनीतिक जो राजनीतिकरण था वो भारत में शुरू हो गया। यह पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट था जो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया। और रुडॉल्फ का तो यह मानना था कि यह इनकॉर्निएशन ऑफ जो डेमोक्रेटिक इनकॉर्निएशन ऑफ कास्ट है, यानी जातियों का लोकतांत्रिक अवतार हमारे यहाँ हो रहा था। ओबीसी जो जातियां थी वह संगठित इसलिए नहीं हो रही थी कि दूसरी जातियों से लड़ना है, वो इसलिए संगठित हो रही थी कि हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। तो जातियों का राजनीतिकरण बढ़ा, जातियों का लोकतांत्रिक अवतार हुआ। ये जो मध्यम जातियां थी पैसे के बल पर मजबूत हो रही थी। रुडॉल्फ ने इन्हें बुलक कैपिटलिस्ट यानी बुलक पूंजीपति कहा, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास कृषि क्षेत्र में संसाधन है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण यहां पर था। यही कारण है कि ये जो ओबीसी जातियां हैं इनका प्रभाव दिखाई दिया अलग अलग राज्यों में 1967 के बाद। वह नॉन कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बनने शुरू हुए, आपने सुना होगा कि यहां पर जो चौधरी चरण सिंह के बारे में आपने सुना होगा। चौधरी चरण सिंह वो 1967 के बाद संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने, तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं ये बनने लगे। और 1977 में मोरारजी भाई देसाई की अगर सरकार केंद्र में बन सकी, वो प्रधानमंत्री बन सके, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वह इन्हीं ओबीसी जातियों की रही। यानी कृषि को वैज्ञानिक और यहाँ पर जो है संगठित करने के क्रम में हरित क्रांति का बड़ा योगदान है। और इस हरित क्रांति का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। आज भी भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत से काम कर रही है। आज भी हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करते हैं, हम माइक्रो इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। ये बड़ी तेजी के साथ, माइक्रो इरिगेशन खासकर बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा कृषि क्षेत्र और बेहतर मजबूत हो पाएगा। तो इसके आगे कल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा जो है, आज हमने सोचा था डीपीएसपी खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाया, लेट भी हो गए थे। कल जो है डीपीएसपी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ चलेंगे। थैंक यू।